So hello everyone, welcome to Exciting Classes by Muskan. Welcome to lecture number 4 of chapter 7. Heading लगाना है lecture number 4. आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल वॉल के बारे में. आपको पता होना चाहिए सेल वॉल होता क्या है, कैसे क्या डिटरमाइन करता है, क्या उसका काम होता है, किस चीज़ से मिलकर बना होता है. ये सब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ना. एक मार्क्स में आपको ज़रूर पूछेगा कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट, है ना, या फिर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, या सेल वॉल प्लांट और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होता है. तो इन्हीं सब सवालों का जवाब देंगे इस वीडियो में. वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए. हमने पिछला वीडियो में क्या पढ़ा था बच्चों? तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में. उसमें हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, सब के एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा था. तो वो सारी चीज़ें तो आपको अच्छे से पता होगी, याद भी हो गई होगी अब तक, है ना. रिवाइज करते रहो, याद भी हो गई होगी. अभी हम एनसीईआरटी भी आपको करा देंगे. जहाँ तक हमने अभी सेल वॉल टॉपिक स्टार्ट किया है, तो वहाँ तक आपको एनसीईआरटी भी इसी वीडियो में साथ में पढ़ा देंगे. क्लियर? चलिए बात करते हैं टॉपिक सेल वॉल. व्हाट इज सेल वॉल? तो प्लांट सेल में क्या होता है समझो. प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेयर के बाहर एक और लेयर होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए. उस लेयर को क्या बोलते हैं? सेल वॉल, है ना. जो चीजें यहाँ लिखी हुई है, जैसे मान लो ये एक सेल है, इसमें मान लो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, है ना. बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं. तो इसके बाहर तो एक ही लेयर है ना. ये तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है, मैंने दूसरा लेयर तो बनाया ही नहीं है. और आपको तो पता है कि सेल में हर एक सेल के पास, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, वहाँ पे तो एक लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना ही होना है ना. लेकिन यहाँ पे मैंने एक सेल बनाया, इसमें एक और लेयर बना दिया मैंने. तो जो सबसे बाहर वाली लेयर दिख रही है आपको, जो सबसे बाहर वाली लेयर आपको दिख रही है यहाँ पे, इसको हम क्या नाम देंगे? सेल वॉल. क्योंकि प्लांट्स को प्रोटेक्शन चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, ताकि वो खड़े रह सके. हम तो घूमते फिरते रहते, इधर उधर जाते रहते, लेकिन उनको तो एक जगह पे खड़ा रहना, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, टर्जिडिटी चाहिए. तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? सेल वॉल प्रोवाइड करेगा. तभी ने नेचर ने को क्या दिया? एक और लेयर दे दिया कि भाई तुम एक और लेयर रखो, है ना. हम तो एक ही लेयर में खुश हैं, हमारे एक लेयर से सारा काम हो जाना है, लेकिन तुमको एक और लेयर की जरूरत है. तो प्लांट सेल में एक और एडिशनल लेयर आ गया, किसका? दैट इज सेल वॉल. तो ये हो गया प्लांट सेल, ये हो गया एनिमल सेल. तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा है. अगर प्लांट सेल अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल हो सकता है. अगर सेल वॉल नहीं है तो या तो वो प्लांट एनिमल सेल होगा, है ना. सेल वॉल अगर नहीं है तो एनिमल सेल होगा. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में कॉमन है ना. चलिए अब बात करते हैं. दिस इज द लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्लियर चीज है? इतना में कोई किसी को कोई डाउट नहीं. तो एनसीईआरटी आपको लिख के देगा, इन एडिशन टू plasma membrane there is another type of layer present outside the plasma membrane is called cell wall. तो यहाँ लिखो in addition to plasma membrane, plant cell wall has another outer covering known as cell wall. इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. अब सेल वॉल का फंक्शंस क्या है? हम तो मान लिए कि हाँ सेल वॉल होता है, लेकिन ये करता क्या है, काम क्या है, ये क्यों बनाया गया है, इसके बारे में तो जानना होगा. समझ में आ रहा है ना. यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो. नहीं है, नहीं समझ आ रहा है मन में तो सुनो. तो क्यों जरूरत पड़ी एक लेयर की?
क्योंकि प्लांट्स को प्रोवाइड करना है सपोर्ट, तो इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी, नेचर कैसा है, फ्लेक्सिबल नेचर है, कैसा नेचर है, फ्लेक्सिबल नेचर है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, कहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल, चार पॉइंट पहले वो याद करो, सपोर्ट देगा, टर्जिडिटी देगा, फ्लेक्सिबल नेचर का है और सिर्फ प्लांट सेल में ये प्रेजेंट है, इतनी बात क्लियर है ना। अब सुनो क्या है, ये बना किस चीज से है, व्हाट इज इट मेड अप ऑफ, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि सेल बना किस चीज से है, तो यहाँ पे आप लिखोगे सेलुलोज, किससे मिलके बना है, सेलुलोज से मिलके बना है, सेलुलोज किससे बना है, सेलुलोज से मिलके बना है, याद करिए, दो बार और रिपीट कीजिए मेरे साथ, सेलुलोज किससे मिलके बना है, सेलुलोज से बना है ना। 3-4 पॉइंट लिखवाया मैंने, एक बात समझाई है और एक चीज बताया कि इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और तो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको, है ना, इतनी चीजें क्लियर है, बहुत इजी है ये, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस, एक टर्म आएगा व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस, सुनो, प्लाज्मो लाइसिस मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन, क्या होता है, ब्रेक, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर का ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, तो व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस, तो जब प्लांट सेल को जो है वो वाटर को लूज करते हैं तो क्या होता है, जब आप एक्सोऑस्मोसिस कंडीशन याद करो, व्हाट इज एक्सोऑस्मोसिस, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, अगर नहीं याद आ रहा है तो पिछले लेक्चर पहले देख के आओ, बाद में इसको देख लेना चलेगा, लेकिन एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया है, समझ में आ रहा है, काम चोरी नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको पढ़ाई करनी है तो अच्छे से करना पड़ेगा, है ना। देखो व्हाट इज एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, जब सॉल्यूट ज्यादा हो जाए, सॉल्वेंट से सॉल्यूट ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, सॉल्यूट में से वाटर लूज होने लग जाता है और क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, समझ में आ रहा है। तो प्लाज्मोलिसिस क्या है, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर ड्यूरिंग एक्सोऑस्मोसिस, तो एक्सोऑस्मोसिस कंडीशन याद करो, श्रिंकेज हो जा रहा था, सिकुड़ जा रहा था, तो देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ प्लांट सेल वॉल, समझ में आ रहा है, चीज भेजे में जा रही है आपकी, है ना, भेजे में जानी चाहिए, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तुम दोबारा लेक्चर देखो, दोबारा देखो, लेकिन समझ में आना चाहिए। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल loses water during exoosmosis, when a living plant cell loses water during exoosmosis, there is a shrinkage of plant cell wall, क्या होता है, प्लांट सेल वॉल सिकुड़ जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस, क्या बोलते हैं, बताओ एक बार बोलो, मुंह बंद करके लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होने वाला, बोलो मेरे साथ, प्लाज्मोलिसिस, क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मोलिसिस, when a living plant cell loses water during exosmosis, there is a shrinkage, यानी कि सिकुड़ जाना, क्या होता है, सिकुड़ जाना, किसमिस क्या हो रही थी, सिकुड़ जा रही थी, there is a shrinkage of plant cell wall, and this process is called एक्सोऑस्मोसिस, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, एक्सोऑस्मोसिस, क्या बोलते हैं, एक्सोऑस्मोसिस, when a living plant cell loses water during exosmosis, there is a shrinkage of plant cell wall, and this process is known as प्लाज्मोलिसिस। अब मैंने ही आपके साथ 3-4 बार डेफिनेशन बोल दिया, तो अब तक तो आपको थोड़ा थोड़ा याद हो गया होगा, हो जाना चाहिए, है ना।
ऐसा नहीं है कि आप लेक्चर देख रहे हो बोले जा रहे, ना कुछ लिख रहे हो ना ध्यान से सुन रहे हो, तो उस लेक्चर का कोई मतलब नहीं है। तो आप बंद कर दीजिए कॉपी और चले जाइए। लेकिन अगर आप जेन्युइनली देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो अच्छे से पढ़ो, है ना। But living plant cell uses water during exosmosis. There is shrinkage of plant cell. क्लियर है चीज़? अब मुझे आप ये बताओ, ये आपका होमवर्क रहेगा। मैं कल के लेक्चर में डिस्कस तो करूँगी ही करूँगी, ज़रूर करूँगी, लेकिन आपका ये होमवर्क रहेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंस है। अप्रॉक्सीमेटली 4 डिफरेंसेस वी हैव टू राइट। 4 डिफरेंसेस। क्या डिफरेंस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में, आप लिख लें, यहाँ पे होमवर्क लिख लीजिए। जब लेक्चर आप जेन्युइनली लगाओगे, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उसको करके आओगे तब तो मजा आएगा लेक्चर देखने में, तब आपको याद होगा चीज़ें धीरे धीरे, है ना। तो आप क्या करो वो चीज़ें, राइट डाउन 4 differences between cell wall and plasma membrane। यानी कि आपको 4 डिफरेंस कम से कम लिख के लाना है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? इसको आप होमवर्क जरूर से जरूर करके लाओगे। तो अभी हम एनसीईआरटी डिस्कशन करते हैं आपके साथ स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर से, और जो भी सेल वॉल का एक आधा पॉइंट मिस आउट हो गया होगा उसको भी कवर अप करा देंगे। तब तक आप इसको नोट आउट कीजिए, मैं एनसीईआरटी में रीड करा दूंगी। आई होप सो बच्चों आपने इसको लिख लिया है। चलिए एनसीईआरटी की बुक ओपन कीजिए और मेरे साथ आप पेज नंबर निकाल लीजिए चैप्टर 5 का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। चलिए अब रीड आउट करते हैं, देखते हैं आधा पॉइंट अगर मिस आउट हो गया होगा तो उसको भी कवर अप करते चलेंगे। चलिए, while examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that cork resembles the structure of a honeycomb consisting of many little compartments। तो मैं अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं सबका एनसीईआरटी डिस्कशन एक साथ दे रही हूँ, है ना। चलिए, तो क्या हुआ था जब उन्होंने रॉबर्ट हुक ने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया था, बार्क ऑफ ट्री से छाला निकाला था, तो उनमें उन्होंने जब अपने माइक्रोस्कोप बनाया हुआ खुद का माइक्रोस्कोप से देखा था तो उनको क्या दिखा था, उनको ये दिखा था लिटिल कंपार्टमेंट्स, हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स, लिटिल रूम उनको दिखाई दे रहे थे। उसी का नाम क्या पड़ा, सेल पड़ा। याद आ रहा है चीज़ है, कहानी को रिलेट करते चलो जो मैंने लेक्चर 1 में आपको समझाया है ना। यहाँ बहानेबाजी नहीं चलने वाली अभी। अब मैं ऐसा नहीं है कि सारा कुछ आपको बताते चलूँगी डिटेल में, मैंने ऑलरेडी कवर करा चुका है, बस डिस्कशन चल रहा है हमारा। समझ में आ रहा है? चलिए, कॉर्क इज अ सब्सटेंस व्हिच कम्स फ्रॉम अ बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क कहाँ से आता है, तो बार्क ऑफ अ ट्री से आता है। अब है This was in the year 1665 when Hooke made his chance observation through a self-designed microscope। 1665 में कौन से पापा थे, रॉबर्ट हुक पापा थे, जो उन्होंने पहली बारी सेल को देखा था जो कि डेड सेल था, बार्क ऑफ अ ट्री में देखा था। समझ पा रहा है? इन द ईयर 1665। चलिए, सेल इज अ लैटिन वर्ड व्हिच मीन्स अ लिटिल रूम। रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस को सेल का नाम दिया और सेल का मतलब क्या होता है, अ लिटिल रूम, छोटे छोटे रूम्स या कंपार्टमेंट्स। समझ पा रहा है? अब ये बताओ सारा जो साइंटिफिक लेटर है वो लैटिन से क्यों आता है, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश इससे क्यों नहीं आता है? कभी सोचा आपने? 2 मिनट का टाइम लो, सोच के बताओ। सोचो, कुछ भी सोचो यार, कुछ भी सोचो, ऐसा नहीं हमें तो पता नहीं, थोड़ा भी दिमाग लगाओ, सोचो। मैं टाइम दिया ना मैंने, सोचो, आराम से सोचो। सोचिए बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऐसा क्यों होता है कि सारे साइंटिफिक वर्ड लैटिन लैंग्वेज में ही क्यों होते हैं? चलिए, मैंने आपके आंसर सुने, कुछ लोगों ने सही सही सोच रहे हैं, बट हाँ सुनो फिर से मेरा आंसर सुनो कैसे आया। क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो है वो डेड लैंग्वेज में है, आम बोलचाल लोग नहीं यूज कर रहे हैं, एकदम मरी हुई भाषा है, कभी किसी को बोलचाल करते हुए सुनोगे ही नहीं लैटिन लैंग्वेज। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि
अब ये नहीं बोलेगा कोई कि यहाँ पे मैंगो बोल रहे हैं, वहाँ पे एप्पल बोल रहे हैं मैंगो, ऐसा नहीं होता है। आम है तो आम ही रहेगा, है ना। तो इसीलिए लैटिन लैंग्वेज डेड लैंग्वेज है, आम बोलचाल में लोग बोल के निकनेम उसका नहीं रखते हैं, है ना। समझ पा रहे हैं। अब इंग्लिश का क्या है, कुछ कुछ निकनेम रखा जाता है, जैसे मेरा नाम यहाँ पे मुस्कान है, मेरी मम्मी मुस्सू, मेरे छोटा भाई मुस्की, ऐसा ऐसा नाम हो जाता है। तो खुद बाई खुद अकॉर्डिंग टू देयर नेम दे प्रोनाउंस माई नेम, है ना। जो उनको अच्छा लगता है उस नेम से मुझे बुलाते हैं, लेकिन मेरा प्रॉपर नाम तो मुस्कान है, तो मेरा नाम चेंज हो जा रहा है, वेरी कर जा रहा है। लेकिन लैटिन लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है, आम बोलचाल में तो यूज ही नहीं करते हैं लोग, चेंज कहाँ से करेंगे, समझ पा रहा है। तो इसीलिए लैटिन भाषा को लिया गया ताकि वो डेड लैंग्वेज में है, आम बोलचाल में नहीं यूज हो सकता है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकता है। इसीलिए सारा साइंटिफिक नेम लैटिन लैंग्वेज में होता है। समझ में आ रहा है चीजें, समझ में आ गया ना। बस हंसना नहीं है, बस मैं एग्जाम्पल्स को लेके समझा रही हूँ, तुम लोग तो मेरे ही नाम पे चढ़े हैं, चुपचाप पढ़ाई करो। This may seems to be very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. ये उस टाइम तो लग रहा होगा कि यार ये तो सेल ही तो देखा है, ये तो लिटिल रूम ही तो देखा है और क्या ही देख लिया, लेकिन आज के ज़माने में उसकी बेसिस पे सारी डिस्कवरी हुई, पूरा हिस्ट्री ऑफ साइंस उस पर बेस्ड है ना। चलिए, this was the very first time that someone had observed that living things appears to consist of separate units. The use of word cell to describe this unit is used till date in the biology. आज भी बायोलॉजी में हम लोग सेल वर्ड को यूज करते हैं, जो कि 1665 में यूज किया गया था पहली बार। तो सोचो वो बेसिस ऑफ डिस्कवरी जो हुई थी वो आज तक इम्पैक्ट है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ होगा वो चीज़, समझ में आ रहा है। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, दूसरा जो टॉपिक है 5.1, उसमें क्या है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, मतलब किससे मिलकर बने हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, समझ में आ रहा है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ऐसा क्या होता है, जनरली एनसीईआरटी जो है आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन करेगी कि व्हाई सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चे को खुद से सोचना पड़ता है, आंसर्स लिख के आने पड़ते हैं, है ना। बट लास्ट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर सेल, एनसीईआरटी खुद इस आंसर को एकदम अच्छे से डिस्क्राइब कर रही है कि व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, क्यों बोला जाता है। आपने इसको भी क्वेश्चन को आंसर करके लाना है कभी, ठीक है। कल के लेक्चर में मैं यही दो क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाई cell is called structural and functional unit of life। क्यों बोला जाता है, कभी सोचा आपने, कभी सोचा आपने कि सेल को ही क्यों बोला जाता है। सोच के आना, एक बार लिख के आना, कुछ एक दो पॉइंट भी अगर लिख के आना, जो दिमाग में आए बस लिख के आना, ठीक है। ऐसा नहीं कि फालतू में लेके आ जाना क्वेश्चन उतार दिया, ऐसा नहीं है, खुद से सोच के आंसर्स फ्रेम करके लिख के आने के लिए बोला है मैंने। चलिए अब बात करते हैं एक माइक्रोस्कोप का, बस दोबारा हो चुका है माइक्रोस्कोप का। आपके पास एक डायग्राम होगा एनसीईआरटी में, उसको आप देख लो। चलिए अब एक एक्सपेरिमेंट है ये मैं आपको बता देती हूँ एक्सपेरिमेंट क्या करना है इसमें। बाकी एक्सपेरिमेंट मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो ज़्यादा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। सेल कैसा दिखता है इसके बेसिस पे आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या करना है, प्याज जानते हो, ओनियन पील, है ना, एलियम सेपा साइंटिफिक वर्ड। चलिए ओनियन जानते हो, ओनियन को काट लो, काट लिया सबने दिमाग में, काट लो, ओनियन कट गया, चलो कट गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसको हमने ब्लेड से एकदम स्मॉल स्लाइस निकाली, एकदम जो वाइटेस्ट पोर्शन नहीं होता, जो एकदम लगता है जैसे कि कुछ एकदम थिन लेयर होता है। मैं कैसे बताऊँ आपको थिन लेयर, जैसे मान लो ओनियन का एकदम छोटा सा परत जो वाइटेस्ट पोर्शन होता है, कभी काट रहे हो तो छिलका जैसा हटता है ना, उसको लेना है। उसको आपको क्या करना है, कट करना है ब्लेड से, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुड़ा
आपको तो समझना है ना। चलिए, तो आपको उसको लेना है, उसके बाद क्या करना है, उसको आपको ग्लास स्लाइड में, पानी वाले ग्लास स्लाइड में रखना है। एक कटोरी पानी का भी ले लेना है, वरना सेल डेड हो जाते हैं, बाहर लगते ही सूख जाएंगे, वो ओनियन जो पील होगा वो खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उसको पानी में रखना है। जब पानी में आप रखोगे उसके बाद उसको आप एक स्लाइड लोगे, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आएगा। आप एक स्लाइड लीजिए, मान लो ये स्लाइड ली आपकी, यहाँ पे आपने उस पील को रखा, ये आपकी पील रखा गई। इसके बाद आपने इसके ऊपर क्या डाला, तो सुनो, इसके बाद पेंट ब्रश से आपने इसके ऊपर थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डाई लगा दिया, ताकि अच्छे से सेल विजिबल हो सके। समझ में आ रही चीजें? तो आपने इसके ऊपर डाई लगा दिया, मान लो सैफरन लगा दिया। चलो, अब सैफरन डाल दिया उसके ऊपर, उसके बाद आपने क्या किया, उसके ऊपर से कवर स्लिप डाल दिया, ताकि ये माइक्रोस्कोप में लगाओ तो माइक्रोस्कोप के आईपीस में ये ऐसा ना लग चिपक जाए, है ना। स्लाइड को सही से लगाना है, ताकि माइक्रोस्कोप आईपीस तो सही रहेगा, लेकिन वो जो ग्लास होता है वो खराब हो जाएगा अगर आप इस पे ग्लास स्लाइड पे कवर स्लिप ना डालोगे तो इसके ऊपर कवर स्लिप डाल दिया। तो हमने डाल दिया कवर स्लिप, मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगी, टेंशन मत लो। चलिए, इसके ऊपर डाल दिया, उसके बाद हमने माइक्रोस्कोप में देखा, क्या दिखेगा हमको ये दिखेगा कि बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है। मान लो ये पील था, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है, देखो बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। इसी कंपार्टमेंट्स को तो रॉबर्ट हुक साहब ने सेल नाम दिया था। समझ में आ रही चीजें? इसी को क्या नाम दिया था, सेल दिया था। चलिए, तो यही चीज है, इसमें बीच वाला जो डॉटेड लाइन है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, बाकी को बोलेंगे सेल। समझ में आ गया? चलिए, अब पढ़ते हैं हम लोग दूसरा पेज, एनसीईआरटी का दूसरा पेज। We can try preparing temporary mount of peel of onion of different sizes. What do we observe? Do we they are similar structures or different structures? अब देखो, चाहे वो कोई सा भी सेल ले लो, ओनियन का कोई सा भी ले लो पील, लेकिन सब में तो इसी टाइप का दिखाई देगा, आपको अलग नहीं दिखेगा। सारे ओनियन पील में इसी टाइप के सेल दिखेंगे, सिमिलर सेल्स दिखेंगे। समझ में आ रहा है चीजें? अब देखो, मैं आज आपको इस लेक्चर में सिर्फ ये पेज तक पढ़ाती हूँ, ठीक है। जो डायग्राम्स बने हुए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के, उस वहाँ तक कंप्लीट कराती हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर कंप्लीट करा दिया एक लेक्चर में आपका माइंड फट जाएगा, इसलिए। चलिए, दूसरा टॉपिक क्या है, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स। सो दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। एनसीईआरटी कहती है कि ये स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे से सिमिलैरिटी पैदा करते हैं, सिमिलर लगते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, टुगेदर दे फॉर्म अ बेस स्ट्रक्चर लाइक एन ओनियन बल्ब। अब यही तो सारा कंबाइन होकर सेल एक ओनियन पील बना रखा है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि टुगेदर दे कंबाइन एंड फॉर्म अ ओनियन बल्ब। चलिए, we found from this activity that onion bulbs of different size have similar small structure visible under the microscope। अब चाहे किसी भी साइज का ले लो ओनियन पील, लेकिन सिमिलर स्ट्रक्चर्स होंगे ना, उसका सेल का तो साइज ऐसा ही होगा ना, सिमिलैरिटी तो होगी ना। ऐसा थोड़ी है कि इसमें ऐसा सेल दिखने लगेगा, इसमें स्टार शेप सेल दिखने लगेगा, ऐसा नहीं होता। सारे में सेम सिमिलर सेल्स आपको दिखेंगे, सिमिलैरिटी होगी। The cells of onion peel will all look the same regardless of size of the onion leaking bulb। चाहे तुम इतना बड़ा पील ले लो, चाहे इतना छोटा सा पील लो, सारे में ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको दिखने वाला है ना। क्लियर है ना चीजें? चलिए, these small structure that we see are the basic building units of onion bulb। इसी को क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, जिसको आप बोलोगे सेल। इसी से तो मिलकर पूरा सेल का बल्ब बन रहा है। चलिए, these structures are called cell। Not only onion but all organisms are made up of cells। यही तो मैं आपको चीजें बता रही हूँ, ना केवल ओनियन सेल से मिलकर बना है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस दुनिया में, इस धरती पे, सारे ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बने हैं। सारे ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एक सेल से क्यों ना मिलकर बना हो या ट्रिलियंस ऑफ सेल से क्यों ना मिलकर बना हो, लेकिन सब क्या से मिलकर बनेंगे, सेल से मिलकर बनेंगे।
अब बॉक्सेस पढ़ लेते हैं, पीला वाला बॉक्स रीड कर रही हूँ। Cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. He observed the cell in a cord slice with the help of a primitive microscope. In 1665, Robert Hooke discovered dead cells with the help of self-designed primitive microscope. ये लाइन तो आपको क्लियर है, 10 बार मैंने बोल चुका है ये लाइन। अब देखो लीवन हुक, जो सेल डिस्कवरी वाला लेक्चर है उसको याद करते चलो, मैं अभी बता रही हूँ। 1665 में रॉबर्ट हुक, 1674 में लीवन हुक, एंटोनी वैन लीवन हुक ने क्या डिस्कवर किया था पहली बारी में? उन्होंने डिस्कवर किया था पहली बारी में लिविंग सेल्स को। पहली बारी में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स को देखा था, लेकिन लिविंग सेल्स किसने देखा था? लीवन हुक ने 1674 में। क्लियर? इन अ पॉन्ड वाटर। चलिए, इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। अब ओनियन पील में ये बीच वाला जो डॉट है वो न्यूक्लियस है, इसको किसने डिस्कवर किया था? तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। याद करो 6 को। 1665 रॉबर्ट हुक, डेड सेल्स, है ना। 1674 एंटोनी वैन लीवन हुक, लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस। चलिए अब देखो 1839 में पुरकेंजे ने क्या डिस्कवर किया? प्रोटोप्लाज्म। पी फॉर पुरकेंजे, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म। तो पहली बारी प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया? पुरकेंजे ने, इन द ईयर 1839। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है डोंट वरी, अब हम आगे यही सब पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? अब देखो फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, the cell theory that all plants and animals are composed of cells and that the cells is the basic unit of life were proposed by two biologists Sheldon and Schwann. तो इसके बाद क्या जाता है? इन द ईयर 1838 1839 सेल थ्योरी दिया गया बाय द साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट शेल्डन एंड श्वान। उन्होंने क्या बोला कि जितनी भी प्लांट्स सेल है, एनिमल्स है, दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने यही बात बोली। फिर क्या हुआ? सेल थ्योरी लेटर ऑन ये इसको मॉडिफाई किया गया इन द ईयर 1855 बाय विर्चॉन। समझ में आया? उन्होंने क्या ऐड किया था कि लिविंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो सेल थ्योरी इनका तो सही बताया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, बट मैं भाई एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा जो तुमने छोड़ दिया है। कौन सा पॉइंट था? दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स दे कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पुराने सेल्स से ही नए सेल्स आ रहे हैं, कहीं अलग साइंटिस्ट से नहीं आ रहे हैं, साइंस से नहीं आ रहे हैं, सारे पुराने सेल्स से ही नए सेल्स बन रहे हैं। तो ये किसने बोला? रेडोल्फ विर्चॉन। By the discovery of electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of cell and its various organelles. 1940 में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ और इससे पता लगाने लगे लोग कि कैसे कॉम्प्लेक्स सेल्स है, किससे मिलके बने हैं, क्या बने हैं। अब देखो मैंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर आपको पढ़ाया है, ये पॉइंट भी यहाँ एनसीईआरटी मेंशन करती है। The invention of magnifying lens lead to discovery of microscopic world. अब जब तक मैग्नीफाइंग लेंस नहीं दिखा था तब तक माइक्रोस्कोपिक जो छोटे छोटे एक सेल से मिलके बने हैं उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। जब माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग लेंस डिस्कवर किया गया तब क्या दिखा कि कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या है? कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने हैं और कई ऐसे हैं जो ट्रिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने हैं। तो जो एक सेल से मिलके बना है उसको यूनिसेलुलर, जो बहुत सारे सेल से मिलके बना है उसको मल्टीसेलुलर बोल दिया। यूनिसेलुलर का एग्जांपल्स आपके बुक में दिया है, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। 4 एग्जांपल है यूनिसेलुलर का, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास एंड बैक्टीरिया। क्या है? अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। The organisms are called unicellular, uni मतलब single.
On the other hand, many cells group together in a single body to form many different functions and they are known as multicellular organisms. Multi means many, organisms means organisms. चलिए, फंगाई हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, जो भी दिख रहा है जो आपको नेक्ड आई से विजिबल है वो मल्टीसेलुलर है, जो नेक्ड आई से विजिबल नहीं है वो क्या है, वो यूनिसेलुलर। अब देखो, some organisms can also have cells of different kinds, जैसे ले लो नर्व सेल ले लो, वो अलग तरीके का दिखते हैं, फैट सेल ले लो, स्पर्म ले लो, ओवम ले लो, स्मूथ मसल सेल ले लो, सारे सेल्स अलग अलग जगहों पे शेप अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर मान लो नर्व सेल है तो हर जगह नर्व सेल का शेप सेम ही होगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि नर्व सेल्स यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है, वहाँ रेक्टेंगल दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। जहाँ भी जिसके भी बॉडी में नर्व सेल प्रेजेंट होगा वो सेम स्ट्रक्चर का होगा। क्लियर? अगर फैट सेल है तो सेम स्ट्रक्चर का होगा, ओवम है, स्पर्म है तो सब में वैसा ही स्ट्रक्चर का होगा, सिमिलैरिटी होगी, है ना। तो आज यहीं तक, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और उससे पहले का एक टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज आप यहाँ तक रिवाइज करो, इतने को 10 बार याद करो, एनसीईआरटी को 2-3 बार पढ़ो। तब तक के लिए यहीं तक, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल।